पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद कोई अटैक की प्लानिंग करता है तो टर्की अगेंस्ट रहेगा, पाकिस्तान अगेंस्ट रहेगा और सऊदी अरेबिया इन्होंने एक अलायंस बनाया है। ये नेटो बन गया, ये इस्लामिक नेटो बन गया और अगर बन भी गया तो जनाब ये ना भूलें कि ये सुन्नी देश है और ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कल को ये बनता है तो क्या ईरान जो शिया कंट्री है वो चुप बैठेगा? हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान पिछले कुछ समय से, जब से ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से उन 4 कंपनियों के अंदर भी तालमेल बिठाने में समय लग जाता है। और यहाँ पे तो 3-3 मिनिस्ट्रीज है, उसमें समय लगेगा ही। अगर एक कमांडर रहा होता तो इफ एंड बट की गुंजाइश न रहती। टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। कश्मीर के इशू पे जब भी कभी यूनाइटेड नेशंस में बोलने का मौका मिला तो टर्की ने भारत के खिलाफ जहर उगला। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसका मतलब ये है अगर पाकिस्तान पर या सऊदी अरब पर या तुर्की पर कोई भी देश हमला करता है तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में हमारे साथ तेजिंदर पाल त्यागी जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो जियोपॉलिटिक्स है, जब हम इसकी तमाम बातें करते हैं तो कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति का तमाम जगह डंका बजता है। एक तरफ तो हम पाकिस्तान को फकीर बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का रक्षा समझौता दोनों देशों के साथ हो, तुर्की के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो गया। भारत के लिए कोई बुरी बात है? आगे चल के भारत के लिए कोई बड़ी बात साबित हो सकती है इसमें? यकीनन ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है, टर्की आज से नहीं पहले से जो ओटोमन एम्पायर था, उस ओटोमन एम्पायर को गिराने में भारत की जो सिख रेजिमेंट थी, जो यहाँ के सरदार थे, उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। लिहाजा टर्की के दिल में भारत के प्रति एक नफरत है और यही कारण है कि जब टर्की में भयंकर भूकंप आया, हिंदुस्तान ने न केवल उनके लिए जखीरा भेजा, मदद भेजी और तो और NDRF की बटालियन भी भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी टर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता है। कश्मीर के इशू पे जब भी कभी यूनाइटेड नेशंस में बोलने का मौका मिला तो टर्की ने भारत के खिलाफ जहर उगला। यानी ये बात समझ में आ गई कि टर्की अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस इज अगेंस्ट इंडिया एंड विल रिमेन अगेंस्ट इंडिया। नाउ कमिंग टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के हिंदुस्तान के साथ में अच्छे संबंध हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया से जब ये पूछा गया कि आपने पाकिस्तान और टर्की के साथ मिलकर ऐसा समझौता कर लिया तो ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस MBS, जिसे मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये समझौता किसी एक देश के खिलाफ नहीं है, ये डिफेंसिव समझौता है। लिहाजा भारत को इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान तो हिंदुस्तान के खिलाफ है ही। यानी ये समझ में आ गया कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 1 के बाद कोई अटैक की प्लानिंग करता है तो टर्की अगेंस्ट रहेगा, पाकिस्तान अगेंस्ट रहेगा और सऊदी अरेबिया अगर अपने ट्रूप्स और अपने हथियार नहीं भी भेजता है तो भी कम से कम पैसे से तो मदद करेगा पाकिस्तान की। यानी हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान पिछले कुछ समय से, जब से ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तब से एक किस्म से तटस्थ बना हुआ है, चुप बैठा हुआ है, एक तरफ है, शांत है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान को भी जो स्पेस इन 3 कंट्रीज ने ऑक्यूपाई की है, अगर भारत ने इस चीज़ में, कूटनीति में अपनी दखलंदाजी की होती तो ये समझौता नहीं होता। खैर, अगर हो भी गया तो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो समझौते हैं ये कागजी समझौते हैं। युद्ध के दौरान किए गए समझौते अक्सर टिकाऊ नहीं होते। जर्मनी ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया से कहा था कि हम तुम्हारे खिलाफ अटैक नहीं करेंगे, संधि हो गई थी, 2 साल बाद उसने तोड़ दी। तो लिहाजा इन संधियों का कोई मीनिंग नहीं है। सऊदी अरबिया ने भी पाकिस्तान के साथ संधि की और ये कहा कि कोई हमला
एक के ऊपर हमला दोनों पे माना जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ईरान ने सऊदी अरबिया पे अटैक किया तब पाकिस्तान चुप रहा। ऐसे ही अब जब टर्की में, सऊदी अरबिया में, पाकिस्तान में समझौता हो गया कि एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा, उसके बाद ईरान ने आर्मको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर और हुती ने विच इज़ सपोर्टेड बाय ईरान लाल सागर से हमला किया सऊदी अरबिया के ऊपर। क्या टर्की आया? क्या पाकिस्तान आया? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा अमीर होते हैं उन्हें ज़्यादा डर लगता है। सऊदी अरबिया मिडिल ईस्ट का सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है, उसको डर लगता है ईरान से, क्योंकि ईरान एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस का मतलब उसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। जो भुजाएं हैं वो आतंकी संगठन है, जैसे हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, अल बदर है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है, या इराकी मिलिशिया है, या सीरिया मिलिशिया है, यानी कि हर देश में उसके आतंकी संगठन है। अब उनसे डर के सऊदी अरबिया ने और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने अमेरिका को अपने यहाँ बुलाया था, इसलिए कि आप हमारे यहाँ मिलिट्री बेस बनाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमें सुरक्षा दीजिए। लेकिन वो सुरक्षा उन्हें नहीं मिली। इसका इतिहास तो लंबा है, लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो 2015 में जब प्रेसिडेंट ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर संधि की, तब उसने ईरान की सारी सैंक्शन ख़त्म कर दी। इतने पैसे दिए जो जहाज़ों में भर भर के भेजे गए और ईरान को मालामाल कर दिया। उस समय मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने ये कहा कि आपने समझौते से पहले हमें कंसल्ट नहीं किया, यानी कि उनका अमेरिका के ऊपर विश्वास कम हुआ। लिहाजा सऊदी अरबिया ने, जो सबसे रिच कंट्री है, उसने क्या किया? उसने एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, मैं दोबारा बोलता हूँ, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाई 41 देशों की, और उसका कमांडर बनाया पाकिस्तान का चीफ जनरल राहिल शरीफ। बन गई, क्या चली? आज लोग जानते नहीं उसके बारे में। लेकिन फिर भी सऊदी अरबिया को जब उसमें कोई पक्की गारंटी नहीं मिली सुरक्षा की, तो उन्होंने ट्रंप से कहा कि आप हमें सुरक्षा दीजिए, और ये जो ओबामा ने न्यूक्लियर संधि की है सऊदी अरबिया ईरान से, इसको ख़त्म करिए। ट्रंप ने वो ख़त्म तो कर दी, लेकिन पर्शियन गल्फ में जो गल्फ काउंसिल कॉपरेशन के 6 देश हैं, यानी कि बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, इन देशों के ऊपर ईरान ने हमले किए, इनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, इनके टैंकर्स के ऊपर, और अमेरिका नहीं रोक पाया। यानी कि उनका विश्वास अमेरिका पे और कम हो गया। और फिर फाइनली जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो उसके बाद जिस तरह से ईरान ने सऊदी अरबिया में, यूएई में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, इन सब कंट्रीज़ के अंदर हमले करके न केवल अमेरिकन बेसिस को तबाह किया, बल्कि इन देशों की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करके तबाह किया, तब इनको ये डर लगने लगा कि अब अमेरिका हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। लिहाजा एक स्थिति पैदा हो गई कि हम अपनी रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करें। तब उन्होंने ये तय किया, हालांकि काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि टर्की, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान ये आपस में मिलेंगे और एक के ऊपर हमला, तीनों के ऊपर हमला माना जाएगा। ऐसे करके ये संधि बनी। लेकिन अब इसके बाद में लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए साहब, इस्लामिक नेटो बना लिया गया है। ये तो तीनों देश ऐसे हैं जैसे नेटो ऑर्गेनाइजेशन है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक पहाड़ में से 2 बोल्डर टूट के गिर जाएं तो पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। कहने का मतलब कि ऐसी किसी एक इंसिडेंट से काम पूरे नहीं हो जाते। ईरान ने भी कहा कि कागज़ के ऊपर दस्तखत करने से हमले नहीं रुक जाते, हमले रुकते हैं जब आप मिसाइल को एयर डिफेंस से रोकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि आपने क्या कोई इन तीनों कंट्री का
कंबाइंड मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया है क्या? बनाया है तो बताइए। क्या आपने तीनों कंट्रीज ने मिलके कुछ ये कहा है कि हम अपने यहाँ से इतने % पैसे देंगे? यानी कि क्या आपने कोई फंड एलोकेट किया है? किया है तो बताइए। क्या आपने अपनी अपनी कंट्रीज़ के जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनमें एक जगह इकट्ठा करके क्या उनकी कहीं परमानेंट पोस्टिंग की है? की है तो बताइए। और ये तीनों सवालों के आंसर हैं नो। तो फिर कैसे कह दें कि ये जो इन्होंने एक अलायंस बनाया है ये नेटो बन गया, ये इस्लामिक नेटो बन गया? और अगर बन भी गया तो जनाब ये ना भूलें कि ये सुन्नी देश है और ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कल को ये बनता है तो क्या ईरान जो शिया कंट्री है वो चुप बैठेगा? यानी इमेजिनरी एप्रीहेंशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन असलियत ज़मीन के ऊपर तब दिखाई देती है जब कोई एक्शन होता है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल इनका कोई एक्शन होने की उम्मीद नहीं है। तो त्यागी जी, मुझे एक सवाल एक ये भी बन रहा है, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी तो पाकिस्तान के साथ दो देश ऐसे थे जो खुले तरीके से समर्थन कर रहे थे। भारत की कूटनीति या राजनीतिक जो विदेशी नीति है उसकी तो तमाम लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो भारत के साथ कोई भी देश इतना खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर पाया? भारत ने किसी देश से समर्थन मांगा नहीं। पाकिस्तान दूसरे देशों से समर्थन मांगता है। पाकिस्तान में आतंकवाद एक उनकी स्टेट पॉलिसी है। भारत की आतंकवाद की कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है और भारत ने किसी देश से समर्थन नहीं मांगा। हाँ, कारगिल युद्ध में मांगा था, इजराइल से मांगा था, इजराइल ने दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने किसी से समर्थन नहीं मांगा। अब सवाल ये है कि कोई खुद आके अगर समर्थन दे तो उस समर्थन देने में उस देश को समय लगता है। अगर खाली ये कहने से काम नहीं चलता जाओ भारत की मदद करो, यानी कि वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव रखेंगे, वो प्रस्ताव पास होगा, मिलिट्री को ऑर्डर दिए जाएंगे, तब जाके मिलिट्री एक्शन लेगी। ये टोटल लड़ाई चली 3.5 दिन या 4 दिन। 4 दिन के अंदर तो कहीं से फोर्सेस मोबिलाइज भी नहीं होते। लिहाजा हो सकता है कि बहुत सारे देश समर्थन के बारे में सोच रहे हो, चूँकि पहलगाम के हमले की बुराई करीब करीब सभी देशों ने की है। एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि पाकिस्तान की एक लॉबी जो अमेरिका में है, पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे उस लॉबी को देता है ताकि वो लॉबी एक सिचुएशन क्रिएट करती रहे। और वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती रहे कि देखो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, इन्वेशन हो गया। जबकि भारत ने जब पहला अटैक किया था और आधा घंटे के अंदर उन्होंने 7 आतंकियों के बेसिस को नष्ट कर दिया था, तब उन्होंने साथ साथ ये भी अनाउंस किया था कि हमने 0 कोलेटरल डैमेज इंश्योर करके हमला किया। किसी पाकिस्तानी ट्रूप पे हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकियों को मारा है। हमारी तरफ से ऑपरेशन पूरा हो गया है। बाद में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो फिर हिंदुस्तान ने उसे रोका भी और उनके 11 जो मिलिट्री बेसिस थे उनको भी तबाह किया। लेकिन कुल मिला के जो इमेज बनी हिंदुस्तान के बाहर, वो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलके उस लॉबी का इस्तेमाल करके ऐसे बना दी जैसे एक बड़े देश ने जो 144 करोड़ का है, उन्होंने एक छोटे देश पाकिस्तान के ऊपर इन्वेशन कर दिया, पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया। तो इसलिए दूसरे देश भारत के समर्थन में आने में उस समय थोड़ा हिचके, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया और अब तो सबको समझ में आ गया। अगर मैं तमाम चीज़ों की बात करूं, जैसे सऊदी अरब की बात करी, लेकिन तुर्की की अगर हम बात करें, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो तुर्की के तमाम ड्रोन भारत में पाए गए। तो तुर्की तो कहना है कि भारत के पूर्ण तरीके से खिलाफ ही खड़ा है ना। और भारत की जो विचारधारा, भारत का जो समर्पण है, भारत कभी किसी देश के खिलाफ नहीं है। जब तुर्की में आपने तमाम चीज़ें बताई, भूकंप आया तो हमने सामान भेजे, सारी चीज़ें हेल्प की, लेकिन भारत का जो रवैया है, जो पिछला जो इतिहास रहा है, क्या इस सब कुछ बदलने की ज़रूरत है हमें? यकीनन बदलने की ज़रूरत है। ये बातें जब मैं टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बोलता हूँ तो बहुत सारे विदेश मामलों के जानकार और वो लोग जिन्हें तजुर्बा नहीं है
कि जब गोली सामने से आती है तो आदमी कैसे बिहेव करता है। देखिए, मैं एक सिपाही हूँ, मैंने युद्ध लड़ा है, मैंने 1971 का युद्ध लड़ा है, मैंने अपने सिपाहियों को मरते गिरते देखा है और इसीलिए भारत सरकार ने मुझे वीर चक्र दिया, जो अक्सर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत लोग जिंदा हैं जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई कि मैं ये जानता हूँ कि युद्ध के अंदर ना तो संख्या मायने रखती है और ना बहुत सारे हथियार मायने रखते हैं। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो हथियार के पीछे जो ट्रिगर के ऊपर जिस आदमी की उंगली है उस आदमी में कितना शौर्य है, शौर्य मैटर करता है। तो इसलिए ये कह देना कि साहब हिंदुस्तान जो है वो धर्म का पुजारी है, हम तो किसी के बीच में नहीं आते, क्या बेकार की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब बंदूक सामने हो तो क्या गीता पढ़ी जाती है? जब तलवार सामने हो तो क्या रामायण पढ़ी जाती है? मेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण करता हूँ? मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। यानी जब भी कभी हिंदुस्तान के ऊपर कोई आतंकी हमला हो, हमें सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं भाई साहब, हमें तुरंत स्ट्राइक की ज़रूरत है। अगर हम तुरंत स्ट्राइक ले रहे होते और ये बदलाव हम अपनी नीति में कर लेते तो आज हमें आतंकवाद से ना जूझना पड़ता। जैसे ही कोई आतंकी हमला होता है आप तुरंत छोटा या बड़ा जवाब दीजिए। हो सकता है कि उसके बाद अगला आतंकी हमला या तो ना हो या बहुत दिनों बाद हो, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं, 6-6 महीने इंतज़ार करते हैं, तब सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। एक ये नीति में बदलाव की आवश्यकता है जो मैं समझता हूँ। मैं एक बात और समझता हूँ, ऐसा नहीं है मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन अच्छा सुझाव किसी की भी जुबान से आ सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जब भी कोई आतंकी हमला होता है हमारे यहाँ से जॉइंट ऑपरेशन होता है, कई कई दिन जॉइंट ऑपरेशन चलता है। डार्कनेस में, जंगलों में ड्रोन मंगाए जाते हैं, सभी तरह के हथियार मंगाए जाते हैं, कॉर्डन किया जाता है, 7-7, 8-8 दिन जॉइंट ऑपरेशन चलता है, रिजल्ट निकलता है 0। क्यों भाई? क्या एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि ऑपरेशन कोई भी हो कमांडर एक होना चाहिए? यही तो सक्सेस की रिक्वायरमेंट है आर्मी के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो फौज का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता हूँ, और जो सीआरपीएफ का, बीएसएफ का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता हूँ, और जो पुलिस का सिपाही है वो कहता है साहब मैं तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि एक बटालियन में 4 कंपनी होती हैं, उन 4 कंपनियों के अंदर भी तालमेल बिठाने में समय लग जाता है, और यहाँ पे तो 3-3 मिनिस्ट्रीज हैं, उसमें समय लगेगा ही। अगर एक कमांडर रहा होता तो इफ़ एंड बट की गुंजाइश ना रहती। अगर एक कमांडर बोलता है कि जाओ तुम्हें इस तरफ से जाना है आप घुसो, तो पुलिस का सिपाही ये नहीं कहता कि सर मेरे बजाय आप इस जगह किसी दूसरे को भेज दीजिए। बस यही जीत और हार में फैसला करता है। इसलिए हमारी जॉइंट जो एक्सरसाइज होती हैं या हमारी जो जॉइंट सर्च ऑपरेशन होती हैं उनके अंदर कमांडर एक होना चाहिए, यानी कि सारे फोर्सेस का एक कमांडर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर ये सिद्धांत आवश्यक ना होता तो हिंदुस्तान की फौज को थिएटर कमांड बनाने की क्या ज़रूरत थी? आज क्यों थिएटर कमांड बना रहे हैं? कहने लगे साहब इसमें आर्मी हो, इन्फेंट्री हो, आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो, इंजीनियर्स हो, सिग्नल्स हो, जो भी कोई हो, सबके थोड़े थोड़े हिस्से मिला के एक यूनिट बनाओ ताकि उनका कमांडर एक हो, ताकि जब एक्शन लेना हो तो 2 मिनट के अंदर सब लाइन में आ जाएं। मगर ये काम कश्मीर में नहीं किया गया, अब किया जा सकता है कम से कम। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के आर्मी के एक लीडर हैं जिन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान को अपने जो परमाणु बम है उनका साझा अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ कर लेना चाहिए। तो भारत के लिए ये भी खतरा है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि परमाणु बम आने वाले समय में खतरा होगा ही नहीं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मुझे आप एक बताइए, मैं सवाल पूछता हूँ। अमेरिका ने अपने एटॉमिक बम यूरोप की 6 कंट्रीज में रखे हुए हैं जी। नीदरलैंड में रखे हैं जी, जर्मनी में रखे हैं जी, और ब्रिटेन में रखे हैं, इटली में रखे हैं। 6 देशों के अंदर उसने अपने करीब करीब 180 एटॉमिक बम रखे हुए हैं, यानी कि न्यूक्लियर बम एक देश दूसरे देशों में रख दिए।
रशिया ने अपने न्यूक्लियर बम बेलारूस में रखे हुए हैं, बताइए है कि नहीं है। तो फिर अब अगर आवश्यकता होगी तो ईरान को क्या ज़रूरत है कि वो यूरेनियम के एनरिचमेंट के ऊपर लगा रहे और परेशान हो कि जी हम तो पिकैक्स माउंटेन को तबाह करेंगे, ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। जब ज़रूरत होगी नॉर्थ कोरिया दे देगा, नॉर्थ कोरिया से ले लें एक बम। तो न्यूक्लियर बम चूंकि अब दूसरे देशों में दिए जाने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जी आप एनपीटी के मेंबर हैं, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आप अपने बम को दूसरे देश में नहीं दे सकते। ठीक है, हम एनपीटी से बाहर निकल जाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया भी तो पहले एनपीटी का मेंबर था, उसने कहा मैं बाहर निकलता हूँ। ऐसे ही क्या जो ईरान है वो एनपीटी का मेंबर है, अब वो कह रहा है कि मैं तो एनपीटी से बाहर निकलता हूँ। यानी कि जब इतने बम बन गए, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में केवल एक बम था जो अमेरिका के पास था और कहीं नहीं था। आज की तारीख में करीब 12,000 न्यूक्लियर बम देश के दुनिया के विभिन्न देशों के पास हैं, एक दूसरे को दिए जा सकते हैं, एक दूसरे के पास चले जाएंगे, डेटरेंट हो जाएगा। जिसके पास न्यूक्लियर बम है उसके ऊपर आप हमला नहीं करेंगे। ज़्यादातर देशों के पास न्यूक्लियर बम हो जाएंगे, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। बताइए मेरे लॉजिक में कहाँ कमी है।